आप सभी का आज के एक नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और आज का जो ये तकनीकी सत्र है, वो भारत चीन के बीच अभी जो 1 हफ्ते में तनाव बढ़ा है, इसके ऊपर है। हालाँकि देखिए, इस तनाव की जो पृष्ठभूमि थी वो पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी। उसका एकमात्र जो कारण था वह यह था कि चीन की जो विस्तारवादी नीति थी, उसको अब भारत खुल कर के समझने लग गया था। और भारत ने कहीं न कहीं चीन की इस विस्तारवादी परियोजनाओं को आगे बढ़ कर के सामना करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। और उसको ये लगा था कि अगर इसको अगर अब ना रोका गया तो 1962 के ही तरीके से, या 1950, अगर हम थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं तो 1950 में जो हमने भूल की थी और उसका खामियाजा करके हमको 1962 में भुगतना पड़ा था, कहीं कुछ वैसा ही हाल इस बार भी ना हो जाए। इसलिए चीन के साथ हमारे जो हालात चल रहे हैं, वो कुछ उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको थोड़ा-सा इसकी पृष्ठभूमि की ओर ले चलते हैं। आप सभी को पता होगा, अब तक आप लोगों ने चीन के ऊपर इतने मेरे एक तरीके से कहा जाए तो लेक्चर सुन चुके हैं। जो विद्यार्थी हैं या इस विषय के जानकार हैं या जो इस विषय में थोड़ी-सी भी रुचि रखते हैं, उनको मालूम होगा कि 1950, और अगर हम उसके पहले भी जाएँ, तो जब मैंने बात की थी जॉनसन लाइन की, मैकमोहन लाइन की, तो अगर आप उसको अपने दिमाग में रखते हैं पिछले के सारे सत्रों को, तो चीज़ें आपको और क्लियर होती चली जाएँगी। और जो मेरा जो लास्ट जो लेक्चर था वो sun tzu के 4थे अध्याय के ऊपर था। छलपूर्वक आक्रमण के जहाँ पर sun tzu बात करते हैं, वो वैसा ही आक्रमण अभी भारतीय सेना के ऊपर चीन ने किया है। और ये किन-किन घटनाक्रमों में बढ़ा और किस कारण से बढ़ा है, अभी मैं आगे आपके सामने इसका विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। देखिए, हालात तब खराब होने लगे जब हमने ये देखा कि आप सबको पता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी ही 1962 में कहीं न कहीं दोषी थी, जिसके कारण हम हारे। और उसके बाद भारत की सरकारें ये सोचती रहीं कि अगर उधर हम विकास नहीं करेंगे तो चीन बॉर्डर पे तो आ जाएगा, लेकिन बॉर्डर के बाद इस तरफ आने में उसको दिक्कत होगी। और हमने यही सोच करके अपनी आँखें बंद कर ली थी। लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या ये भी आई कि जब गश्त करने में बॉर्डर पे प्रॉब्लम होगी, तो चीन थोड़ा-सा आगे भी आके बैठ जाएगा और हम समझ नहीं पाएँगे, वो तो वहाँ का विकास कर ही लेगा। इन चीज़ों को समझने के बाद जब 2000 के हम बाद की बात करते हैं, थोड़ा-सा बिल्कुल आगे आकर के, तो सरकारों ने ये सोचना शुरू किया कि हमको उस तरफ जो है अब अपना दृष्टिपात करना पड़ेगा और अपने उस बॉर्डर एरिया का विकास करना पड़ेगा। लेकिन समस्याएँ फिर वही थी कि उनकी स्पीड बहुत धीमी थी। पिछले 6 साल में इस सरकार में काम करने की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई, वो चीन को खरने लगा। दूसरी बात क्या है कि भारत की वर्तमान जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं एक तरीके से आपको भी समझ में आ रही होगी कि प्रमुख राष्ट्रों के साथ ज़्यादा मैत्रीपूर्ण हो चुकी है। जैसे कि अमेरिका, रूस, हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे। हमने चीन के साथ भी अपनी संबंधों को बैलेंस करना चाहा, हमने नेपाल के साथ भी करना चाहा। पाकिस्तान तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए ही बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कोई कीमत तो समझी नहीं। नेपाल के साथ कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे यात्रा करने गए, पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। लेकिन समस्या ये थी कि जो चीन की जो सरकार है वो एक कम्युनिस्ट सरकार है, और जो नेपाल में भी जो सरकार है वो एक कम्युनिस्ट सरकार है। वो जब सरकार गिरने लगी तो कहीं न कहीं चीन ने उसको सपोर्ट किया और उस सरकार को बचाया, और उसके बदले में उसने भारत विरोध की गारंटी ले ली। तो जब हालात इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास फिर नहीं रह जाते हैं, और फिर हमको सोचना पड़ता है कि आखिर हम अपने दोस्तों को और दुश्मनों को किस तरह अलग अलग करके चलें। वर्तमान समय में जो कुछ घटनाक्रम तेज़ी से घटे, उसमें एक सबसे बड़ा घटनाक्रम ये भी था कि भारत सरकार ने 35A
और 370 दोनों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करना कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसका थोड़ा उसमें चेंज किया, उसके नागरिकता संशोधन किए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 370 को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 राज्य में बांटा, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हुआ, दोनों यूटी हैं। अब समस्या यहीं से खड़ी हो जाती है। समस्या यहाँ से खड़ी हो जाती है कि चीन का जो दावा है वो एक तरीके से पूरे लद्दाख रीजन पे था, और जो पाकिस्तान का दावा था वो पूरे जम्मू कश्मीर पर था। अब इस चीज़ को लेकर के आपको याद होगा कि अक्साई चिन पर जो है 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, और एक जो एरिया और है कश्मीर का ही, वो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था। और उसी रास्ते पाकिस्तान में चीन प्रवेश कर रहा है अपने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के थ्रू, जिसको हम सीपेक भी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चीन को कहीं ना कहीं उसकी चिंता है, लगी हुई है कि आखिर हमारा क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई सरकार आगे बढ़ कर के इस तरह एक्शन ले रही है, और जो हम कहते आते थे कि कश्मीर की समस्या कभी नहीं संभलेगी, और हमारे यहाँ के कुछ नेता कहते थे कि अगर आपने 370 ख़त्म किया तो भारत के तिरंगे को हाथ में उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, वो आज कहाँ चले गए शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। देखिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर किसी राजनेता में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो देश और विदेश के कई नीतियों का और कई अगर आप कह दें कई निर्णयों को वो सही तरीके से लागू कर सकता है। वर्तमान सरकार ने कुछ निर्णय ऐसे लिए जो वास्तव में कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास थे, और उसका होना हम शायद बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। अब समस्या ये कि भाई, जब चीन और पाकिस्तान जब अपने आप को जब दुश्मन हमारा मानते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तक क्या था कि हम छुप कर चलते थे, लेकिन आखिर ये छुपना कब तक। हमारे देखिए, चीन के साथ कोई एक मुद्दे को लेकर के विवाद नहीं है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो जो हमारा जो घाटा हो रहा है वो चीन के साथ ज़्यादा हो रहा है। चीन ने पूरे दुनिया को अपना एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है। आपको पूरे दुनिया में चीन के सामान बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उससे क्या होता है कि जो देश जिस चीज़ का निर्माण कर भी सकते हैं वो नहीं करते थे। अगर आज आप देखें हालात क्या हैं, तो भारत में मतलब आपको सोच करके भी आश्चर्य होगा कि फर्नीचर हमारे यहाँ चीन से आता है। ये बड़े शर्म की बात है। क्या हमारे देश में लकड़ी भी नहीं थी? क्या हमारे देश में क्या टेडी बियर भी नहीं बन सकता है? क्या पेंसिल, रबर, कटर और यहाँ तक कि जो चीन के चावल और चीन के अंडे आ रहे हैं, मतलब ये एक बेशर्मी और अगर कहा जाए तो एक मतलब एक तरीके से कामचोरी की हद है कि हमारे यहाँ फर्नीचर भी वहाँ से आते हैं। भाई, हमारे यहाँ आखिर क्या लकड़ी की कमी थी? क्या हमारे यहाँ पेंसिल, रबर, कटर नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे यहाँ जो है जूते चप्पल नहीं बन सकते हैं? कानपुर और आगरा तो हम जानते थे कि भाई बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, लेकिन अब ये सब भी चीज़ें हमको चीन से मिलने लगेंगी तो बाकी आखिर हमारे यहाँ का व्यापार और जो श्रमिक है वो उसकी क्या हाल होगी। तो कहीं ना कहीं चीन ने सबको तोड़ा था। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है वो समझिए। इस वर्तमान सरकार में जो भारत सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्सनल जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े बड़े देशों के, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की या नेताओं की पर्सनल मीटिंग और पर्सनल फ़ोन पे बात होती है, जो कि चीन को नागवार गुजर रही थी। सवाल एक साथ ये भी खड़ा हुआ कि आखिर अब कोरोना काल में अब क्या होगा। देखिए, कोरोना के आने के बाद सबको ये मालूम चल गया कि चीन ने ही कोरोना को फैलाया है। ये बात 100% सही है। अब इस चीज़ की जांच करनी चाहिए कि भाई जो WHO के जो महानिदेशक हैं वो भी इथियोपिया के शायद मेरे ख्याल से, हो सकता है किसी और देश के हों, लेकिन हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ही। और टेड्रास साहब का जो क्योंकि वो एक अफ्रीकन देश से आते हैं, अफ्रीका में चाइना ने बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हो सकता है कि कोई अंदर से कोई चाल हो या कुछ ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा हो कि बीमारी फैली, और टेड्रास साहब ने उसको जो है एक लंबे अरसे तक उसको ये नहीं बोला कि एक महामारी है। महामारी की घोषणा उन्होंने ना करके लगभग फरवरी मार्च में जब करी, मार्च के आसपास, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन ने अपने यहाँ की बीमारियों के आंकड़े भी छुपाए। ये भी कहा गया कि ये वुहान मार्केट से आया है, कभी कभी कहा गया कि वुहान में एक वायरस की लैब है, ये वहाँ से आया है, लेकिन कहाँ से आया अभी भी इसमें थोड़ा सा जांच का विषय है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इस वायरस की शुरुआत चीन में हुई है, चीन के वुहान शहर से निकला है,
इसलिए कभी कभी उसको कुछ लोग वुहान वायरस भी कहते हैं, कुछ लोग चीनी वायरस भी कहते हैं, लेकिन एक अलग अलग मुद्दे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि देखिए, जब वुहान से जब वायरस निकला और ये कोरोना, कोविड-19 और वुहान वायरस इसको कहा गया, उसके बाद जो है जो एक सबसे बड़ी जो समस्या आई कि चीन को अपने आप को विश्व बिरादरी में ये दिखाने में कि हम जिम्मेदार राष्ट्र हैं, एक बड़ी समस्या होने लगी। चीन का आज की तारीख में कई देश ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर के पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ से ये बीमारी कैसे निकली। तो चीन तो आपको पता है कि बिल्कुल एक तरीके से जैसा आज व्यवहार कर रहा है वैसे वो पहले भी बर्ताव करता आया था। एक तरीके से बिल्कुल गुंडे के तरीके से, या कह सकते हैं जैसे विलन होता है मोहल्ले का, उस तरह का ऐसा उसका व्यवहार था, और अभी भी उसका वही व्यवहार चल रहा है। इसने अमेरिका पर आरोप लगाया, अमेरिका ने कहा नहीं ये चाइना का ही दिया हुआ है। तो पहले तो अमेरिका और चाइना के बारे में लोग उलझे रहे, लेकिन फिर अभी आप देखे होंगे कि फिर एक जो मुद्दे थे वो ये थे कि आखिर अगर ऐसा ही कुछ था कि अगर ये चीन से ही अगर ये नहीं निकला है, या अगर चीन को इसकी जानकारी नहीं थी, तो ऐसा कैसे हो गया कि चीन के वुहान शहर के बाद ये कहीं और नहीं गया, ये बीजिंग, शंघाई नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका पहुंच गया, दुनिया भर के सभी देशों में पहुंच गया, सभी शहरों में पहुंच गया, लेकिन चीन के एक दो देशों से, मतलब एक दो शहरों से ज़्यादा नहीं पहुंचा। दूसरा क्या है, अगर आप देखें तो अब जो है चीन में मरने वालों की संख्या और जो एक तरीके से हताहतों की संख्या या बीमारों की संख्या अब तो बहुत कम रह गई, उसके तो आगे भारत भी बहुत आगे पहुंच चुका है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी संकट और कुछ ऐसा संदेह पैदा करती हैं कि समझ में नहीं आता है कि चाइना चाहता क्या है। कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ पाया जाता है, कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर, कुछ आर्टिकल्स में, कि चीन के पास एक वायरस था जिसका प्रयोग उसने ये सोच करके करा था कि अपने यहाँ की जनसंख्या नियंत्रण के लिए करेगा, गरीबों और वृद्धों को, बीमारों को मारने के लिए करेगा, इससे जनसंख्या नियंत्रण होगा। हो सकता है कि उसने उसका प्रयोग किया हो, बाद में ये उसके यहाँ अनकंट्रोल्ड हो गया हो। एक और चीज़ सामने आती है कि देखिए, जिनजियांग प्रांत में जो उइगुर मुसलमान हैं उनके ऊपर भी करना चाहा हो, कर रहा हो, कोई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात ओपन ना कर रहा हो। एक जो और भी चीज़ें सामने आती हैं कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी चीन के साथ, ये वुहान वायरस को लेकर के और दुनिया भर के जो उन पे प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी, अमेरिका ने उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की शुरुआत भी कर दी थी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विश्व बिरादरी में चीन अलग थलग पड़ चुका था। तो अचानक चीन के सामने करने के लिए विकल्प क्या थे? देखिए, अभी आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि चीन के खिलाफ कुछ जो देशों ने जो कदम उठाए वो क्या उठाए हैं। अमेरिका ने एक तो ये अभी कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव लाया था वहाँ के सीनेट में कि तिब्बत को एक जो अलग स्वायत्त देश था उसको हम फिर से एक ऑटोनॉमस देश कर देते हैं। आपको पता होगा कि 1950 के पहले चीन तिब्बत एक ऑटोनॉमस था, ऑटोनॉमस कंट्री हुआ करता था। मैंने आपको बताया था अपने एक सत्र में कि पहले चीन के तिब्बत के जो कुछ व्यापारी मंडल थे वो तिब्बत के ही पासपोर्ट पे यात्रा करते थे। बाद में 1950 में चीन तिब्बत में घुसा और उसने किस तरह कब्जा किया। बाद में हमारे यहाँ के नेहरू सरकार ने किस तरह तिब्बत पर कोई विरोध नहीं किया और किस तरह उल्टा जो लोग प्रश्न पूछे उनको भला बुरा सुनाया गया। और जो भारत की जो सैनिक क्षमता वहाँ पर थी उसको भी किस तरह नेहरू सरकार ने वहाँ पर सरेंडर करके चीनियों को दिया। ये सब बातों का मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसका यहाँ करने का कोई जिक्र मतलब नहीं है। लेकिन अगर अब मैं चलता हूँ और आगे ये देखूँ कि आखिर वास्तव में ये हो क्या रहा था और चीन चाहता क्या है, तो देखिए ऐसा है कि तिब्बत को एक, मैंने बताया कि ऑटोनॉमस करने के लिए, एक अलग देश बनाने की मान्यता देने के लिए अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही अभी उइगुर मुसलमानों पर जो चीन में हैं, जिनके ऊपर ना वो रोज़ा रख सकते हैं, ना वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना कोई इस्लामिक रीति रिवाज से उनका कोई आप अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। इसके साथ ही अगर वो मरते हैं तो उनको दफनाया नहीं जाता, उनको जलाया जाता है। और यहाँ तक कि चीन उनको मजबूर करता है कि वो सूअर का मांस खाएं, जबकि इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम है। इसके साथ ही चीन ये भी एक प्रयास करता है कि, और कर रहा है कि वो अपनी एक नई बाइबिल और नई कुरान लिखेगा। अब ये अगर आप हर जगह इंटरफेयर करने लग जाएंगे, हर तरीके से अगर आप अपने आप को ढालने लगेंगे कि सब कुछ मेरी तरफ से चले, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। और चीन की तो परियोजना यहाँ तक है कि चीन एक अलग सूरज भी बनाने वाला है, और उसने टेस्टिंग भी करी थी कि रात के टाइम वो सूरज जल रहा था और पूरे उसमें चांदनी थी। खैर,
तो चीन के खिलाफ अभी जो है आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले भी जो है जिस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े सख्त थे, उन्होंने उसके ऊपर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे। एक ट्रेड वार शुरू हुआ था, उससे पूरे इंटरनेशनल लेवल की जितने भी शेयर मार्केट थे, यहाँ तक कि जो भी कंपनी थी उनके शेयर काफ़ी गिर गए थे और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर अब क्या होगा। तो अमेरिका और चीन का ट्रेड वार का झगड़ा चल ही रहा था। उसके तुरंत बाद ये कोरोना वायरस का मामला आ गया। तो एक दो चीज़ें ऐसी हो गई अचानक से कि विश्व की बिरादरी को समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। चीन के पास कोई और विकल्प नहीं था। चीन के पास विकल्प क्या था कि या तो वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखे। उसने क्या किया कि उसने दुनिया भर से मास्क तो मंगवा लिए, अपने यहाँ बताकर कि हमारे यहाँ महामारी फैली है, और पीपी सूट जिसको आप जानते हैं, पीपी किट कहते हैं। उसके बाद जब अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया तो वो जो सामान दान में मिले थे उसको उसने दुनिया भर में ऊंचे दामों पर बेचा। मतलब उसने उसमें भी पैसा कमाया। मतलब मानवता नाम की बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी। अब प्रश्न उठता है कि अब आखिर चीन ऐसा बॉर्डर पे क्यों कर रहा है। देखिए, चीन इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको वुहान वायरस पे जिसका नाम आया हुआ है वो छिपाना है। उसको दुनिया भर से अपने जो कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, वुहान वायरस की जो बातें चल रही हैं, उसको छुपा करके ये दिखाना है कि देखिए हम खुद एक भुक्तभोगी देश हैं। इसीलिए अभी उसने देखिए कल परसों एक बात बोली है कि अगर भारत हम पर हमला करेगा तो चीन के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान के भी फ्रंट खुलेंगे। अभी आप लोग 2-4-5 दिन से अखबारों में पढ़ रहे होंगे किस तरीके से उसने किया और क्या नहीं किया। वो सब शायद आप लोग न्यूज़ चैनलों में बहुत देख चुके होंगे, बहुत पढ़ चुके होंगे अखबारों में। निसंदेह बहुत ही घटिया काम किया है चीन ने। ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। जब मैं आपको सुन तुझे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको छल पूर्वक आक्रमण करने की एक बात बताई थी। मैंने आपको बताया था कि सुन तुझू ने ही बात कही थी कि जब जहाँ पर रहो वहाँ पर दिखाई मत दो। जब कमज़ोर रहो तो मजबूत दिखो, जब मजबूत हो तो कमज़ोर दिखो। मैंने आपको बात बताई थी एक सत्र में चाइना के ऊपर ही कि 62 के युद्ध में जब 60 सैनिक उनके दिखते थे तो जनरल साहब को तो कुछ वहाँ के जो कमांडर साहब हुआ करते थे, लोकल कमांडर, वो 600 बोलते थे, लेकिन पीछे 20,000 बैठते थे। गलती फिर से यहीं पर हुई। थोड़ी सी गलती क्या हुई हमसे कि हम चीज़ों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर गए। आपको याद होगा कि जिस दिन वार्ता होनी थी, अचानक एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए थे दिल्ली से। अचानक जो है हमको न्यूज़ चैनलों से मालूम चला था कि चीन ने अपना अचानक वार्ताकार बदल दिया। हो सकता है मेरा विश्लेषण यहाँ पर गलत हो। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे ही उस व्यक्ति को चेंज किया गया था, ये समझना चाहिए था कि आखिर ऐसा चेंज क्यों किया गया, इसके पीछे चीन की क्या चाल थी। दूसरा, जब भारतीय सैनिक जब देखने जाने लगे कि भाई वहाँ पे चीनी लोग वहाँ से खाली कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, इसको ऊपी कहते हैं, एक पोस्ट होती है जहाँ से आप आगे ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जहाँ से आप आगे देखते हैं, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि चौकियों पर जो उनको समस्याएं थी कि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, आप पीछे तो हटेंगे। और कर्नल बाबू जो भी शहीद हुए हैं, उनके साथ जो और भी लोग हैं सब शहीद हुए हैं, ये सब वही चीज़ देखने के लिए गए थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखा उन्होंने वहाँ पर खाली नहीं किया था, वहाँ पर वो फिर से टिके थे। जब पूछताछ जब किया तो उन्होंने रात के अंधेरे में तो कटीले तारों वगैरह को लेकर के उन्होंने कर दिया, हम पे अटैक कर दिया। देखिए, मैंने आपको अपने तकनीकी सत्रों में पहले ही बताया था कि चीन जब आप अलर्ट रहोगे तब चीन आप पर अटैक नहीं करेगा। चीन तभी अटैक करेगा जब आप अलर्ट नहीं रहोगे। हमने सोचा था कि शायद वो यहाँ से चला गया होगा। हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर गए कि आखिर एंड टाइम पर वार्ता के समय वो जो वार्ताकार था चीन की तरफ से वो क्यों बदला गया, नंबर 1। नंबर 2, चीन ऐसा क्यों किया। चीन देखिए बॉर्डर को गरमाए रखना चाहता है। चीन इस समय जितना बॉर्डर को गरमाए रखेगा, देखिए चीन को 2-3 खतरे हैं। एक तो ये कि WHO में ताइवान ना घुस जाए, क्योंकि भारत इस समय वहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन हो चुका है। दूसरा मुद्दा क्या है, चीन को ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि
कुछ देशों के ग्रुप बन गए हैं और भारत उसमें शामिल होकर के चीन विरोध का काम ना करने लगे। देखिए, हमसे कुछ गलतियां हुई। गलतियां क्या हुई? हमको ये अक्सर लगता है, देखिए हमको क्या मतलब, कुछ जगह अक्सर हम कहते हैं, सुनते आए हैं, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये एक बहुत गलत धारणा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एक बहुत गलत धारणा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हमने पड़ोसी भी बदला है, हिंदुस्तान ने पड़ोसी बदला है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे बदला। पहले ये अफ़गानिस्तान वगैरह जितना एरिया था, अगर हम जो है पहले की सभ्यताएं देखें तो भारत का एरिया था। अफ़गानिस्तान, ईरान टूटते चले गए और वो हमारे पड़ोसी बनते चले गए, नंबर एक। नंबर दो, 1947 के पहले पाकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा अंग था, पड़ोसी बन गया। तो एक हुआ पश्चिमी पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है, एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश। उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया, उसके पीछे से हमने नाम हटाया पाकिस्तान का। इस तरीके से हमने अपना पड़ोसी बदला। इसके अलावा हमारा पड़ोसी कौन था? तिब्बत था। तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया। अब बताइए हमारा वो पड़ोसी कहाँ रह गया? ठीक है, देखिए, शांति और अहिंसा की बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वो सामने वाला समझे। वसुधैव कुटुंबकम तभी अच्छा लगता है जब वो सामने वाला समझे। लेकिन अगर सामने वाला डंडे की भाषा समझता हो या गोली की, तो उसको वही जवाब देना पड़ता है। जिस समय माओ से तुंग ने कहा था सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, अगर हमने उसको बता दिया होता कि हमारे पास बंदूक से बड़ी तोप है और हम इसका प्रयोग करने में नहीं झिझकेंगे, तभी आप देखते चीन के सारे नेताओं की भाषा बदल जाती। क्या आपको लगता है कि चीन युद्ध के लिए तैयार है? नहीं। देखिए साहब, चीन ने अभी जो हरकत करी है, उसको पता है कि ये कुछ दिन तक भारत बिल्कुल जोश में रहेगा। यह हरकत नहीं चल रही है, पहले डोकलाम में हुई। वो टेस्ट करता है आपको, वो आपको एक नया इंजेक्शन देगा, टेस्ट करेगा आपके सहन शक्ति कितनी है, कहते हैं। उसने उसको देखा, डोकलाम में टिक गए। फिर नाकुला में आया, वहाँ देखिए सिक्किम में एक लेफ्टिनेंट साहब ने को घुसा मारा, कहते हैं उनके सीओ की नाक टूट गई, चीनियों की। फिर उसके बाद ये लद्दाख में इन्होंने कांड करना शुरू किया। ठीक है, ये टेस्ट कर रहे हैं आप कितना अलर्ट हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि आप अलर्ट मोड में नहीं हैं, उस दिन आपका अटैक करेंगे। जैसे ही इन्हें खबर लगी कि भारतीय सेना आ रही है, वो अलर्ट मोड पे नहीं है, उन्होंने देखिए उस पर तुरंत आप पर उसी दिन हमला किया। इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको बताया कि इसका मूल कारण क्या था, कि उनको लग रहा है कि भारत विरोध में भारत जो है हमारे विरोध में कहीं ना कहीं कुछ देशों का साथ ना देने लग जाए। अब देखिए हमसे गलती कहाँ पे हुई। हमको चीन के खिलाफ जो ऐसे देशों का संगठन है जो कोरोना के जांच करने चाहते हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। हमको चीन को, देखिए चीन के साथ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, भाई देखो आप दुश्मन की तरह रहना चाहते हो या दोस्त के तरीके से? व्यापारिक हित और राष्ट्र हित दो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि हम व्यापारिक हित के चक्कर में अपने हम राष्ट्रीय हित की बलि दे देंगे, वो हम कभी नहीं दे सकते। तो उससे पूछ लीजिए भैया तुम दोस्त की तरह रहना चाहते हो या दुश्मन के तरीके से? तुमको जो तुमको सूझे, तुम जिस तरीके से रहना चाहो तुम खुद तय कर लो, हम तैयार हैं। जब आप शक्ति की भाषा को समझाएंगे तो समझ जाएगा। दूसरा, एक तो आप उस सभी जांच एजेंसियां या जो जांच कमेटियां या जो देश जांच की मांग कर रहे हैं उसके सहभागी बन जाइए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बेनकाब हो। दूसरा, कुछ देशों के साथ हमारा जो है एक तरीके से कुछ समझौते हुए हैं। अमेरिका के साथ भी हुआ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बिल्कुल नया हुआ है कि एक दूसरे के द्वीप यूज़ करेंगे। अमेरिका के साथ भी कुछ समझौते हुए हैं, एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए और युद्ध के समय सहयोग के लिए। उसको ध्यान देना पड़ेगा। साउथ चाइना सी के सभी देशों को ये बताना होगा कि चीन के खिलाफ आइए हम सब सहयोग करते हैं।
उसका कारण क्या है कि हमको ये उनको बताना पड़ेगा कि आज जब हालात इस तरह के हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपका साथ देने को तैयार खड़े हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। जब तुम हमारे यहाँ के अरुणाचल के लोगों को नत्थी वीज़ा देते हो तो हम भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते, हम भी ताइवान को अलग मानते हैं। और हम चाहे हमें दिल्ली में ताइवान का एक नया दूतावास खोलना पड़े, उसको खुलवाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए भले ही हमको चाइना का दूतावास बंद करना पड़े। एक बार आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को दिखाइए जिगरा, देखिए कैसे ये नहीं मानेगा। कुछ ऐसे देशों के नाम सामने आ रहे हैं जो 8-10 देश हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए। जैसे इसमें ताइवान है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। हमको भी उन देशों के साथ एक होना पड़ेगा और ये बात करनी पड़ेगी कि भाई हमको भी अपने साथ शामिल करिए और हमको बताइए और सहयोग दीजिए कि हम चीन के साथ हमें क्या करना है, क्योंकि चीन आज की तारीख में एक विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। क्या चीन लद्दाख कब्जा करना चाहता है? ये एक प्रश्न है और शायद इसका जवाब वहाँ के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लिख करके दिया है कि 1 महीने लंबे युद्ध में हम आपसे लद्दाख छीन लेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल वार है। कभी वो अपने ट्रेनिंग की फ़ोटो जारी करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम 1 हफ्ते लंबा युद्ध लड़ेंगे और आपसे हम चीन को जीत लेंगे। हम एक महीना लंबा युद्ध लड़ेंगे और आपसे हम जो है लद्दाख को छीन लेंगे। चलिए, अभी मैंने गलती से कुछ बात बोल दी और हो सकता है मेरे मुंह में घी शक्कर और हो जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है कि 1 हफ्ते का युद्ध चले और हम चीन को ही छीन लें। लेकिन इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो विश्व राजनीति तुरंत बदल रही है उसको देखना पड़ेगा। भारत सरकार आज 5 बजे से एक मीटिंग बुला रही है सर्वदलीय, जिसके बाद कुछ क्या निर्णय होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन सीमाओं पर हमारे फाइटर प्लेन बिल्कुल तैनात हैं, सेना अलर्ट पर है। प्रश्न ये उठता है, आखिर हमारे पास जो सिविलियंस हैं उनके पास बहुत चीज़ें क्या बची रह सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो एक चीज़ बची रह सकती है वो है चीन का विरोध। चीन का विरोध का मतलब अपने लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा, भाई आप देखिए चीनी सामानों का प्रयोग मत करिए। चीनी ऐप, चीनी सामान, चीनी प्रोडक्ट्स, इन सब का पूरे तरीके से आप विरोध करिए। उनको 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो कहिए, भाई देखो अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमसे बातचीत करना बंद कर देंगे और हम तुम्हारे यहाँ से सामान लेना ही बंद कर देंगे। जब आप ऐसा कर देंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, देखिए इस समय जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं और आपको देखिए देश की जनता को इस समय भारतीय सरकार की हर तरह से समर्थन देना पड़ेगा। देखिए विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब राष्ट्र पे जब कोई संकट आता है तो हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। भारतीय लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब भी वो राष्ट्र पे संकट आता है एक साथ खड़े होते हैं, और आज शायद राष्ट्र ने हमें फिर से बुलाया है। चीन युद्ध नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि इस समय भारत तैयार है। वो अपने अनुसार चीज़ों को पलटना चाहता है। देखिए अभी माइक पोम्पियो साहब ने, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। चीनी सैनिकों के साथ उन्होंने बात नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज गया है चीन के ऊपर कि क्या हालात बन चुके हैं। अब देखिए विश्व परिदृश्य किस तरह बदलता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि इस तरह चाहे वो साइकोलॉजिकल वार करना पड़े, चाहे इकोनॉमिक वार करना पड़े, भारत को इस समय चीन के खिलाफ विजय की बहुत ज़रूरत है। हर वो हाथ, हर वो आँख जो हिंदुस्तान के ऊपर उठेगी, उसके साथ वही अंजाम देना पड़ेगा
जो एक दुश्मन के साथ देना पड़ता है। चीन ने ये बात बोली है कि वो 2 फ्रंट और खोलेगा, पाकिस्तान और नेपाल। देखिए, नेपाल को हमको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारे आपके संबंध कभी ख़राब नहीं थे, हमारे आपके संबंध कभी दोस्ती हमेशा रही, भाईचारा रहा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप चीन के बहकावे में अगर आकर आप युद्ध करेंगे, तो हमको चीन की जनता से बात करनी पड़ेगी कि भैया आपकी सरकार देखिए, कम्युनिस्ट सरकार है, क्या कर रही है। दूसरा, तिब्बत मत बनिए। नेपाल इस समय तिब्बत बनना चाह रहा है, तो हमको वहाँ की जनता से बताना पड़ेगा, भैया देखिए दूसरा तिब्बत मत बनिए, हमारे आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। चीनी सरकार के बहकावे में नेपाली सरकार आ चुकी है। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को हम लंबे समय से मारते आए हैं युद्ध के मैदान में। उनको ये बताना होगा कि अगर आप ये पाकिस्तान और नेपाल के भरोसे लड़ने आ रहे हैं तो भूल जाइए। हाँ, अगर नेपाल अगर अपने बॉर्डर को वैसे ही कुछ गर्म करना चाहता है, जैसे कि होता है, हमें दिख रहा है कि सेना भेज रहा है, कर रहा है, तो हमारे यहाँ इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं कि वो नेपाल से लड़ लें, बशर्ते कि नेपाल के बॉर्डर पर चाइना की सेना ना आ जाए। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी समझाना पड़ेगा कि भाई हमारा तुम्हारा इतिहास पहले एक ही था, एक है, तुम चीन के कहने पर मत आओ, वरना तुमको तो कभी भी निपटा दिया जाएगा। एक बात और, चीन जिन पाकिस्तान और नेपाल की बात कर रहा है, ये वैसे कुछ हालात हैं जैसे कि कभी किसी बॉलीवुड के पिक्चरों में एक गुंडा आता था, गुंडे के 2 उसके छोटे गुंडे टाइप के लोग होते थे जो आकर के उसका साथ देते थे। अगर वो चीन और नेपाल अगर चीन नेपाल और पाकिस्तान के भरोसे लड़ने आ रहा है, कुछ अलार्मिंग तो है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी हमारी नीति एक ही रहनी चाहिए, चीन पर अटैक करना है, नेपाल और पाकिस्तान को डिफेंड करना है। जिस दिन चीन की हार होगी, ये दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, फिर उनको अपने किए पर खुद पछतावा होगा, फिर बाद में तो हम निपट ही लेंगे। जिनकी इकॉनमी हमारे यूपी के बराबर की नहीं है, आज वो हमको युद्ध की धमकी दे रहे हैं। नेपाल को पता नहीं क्या मतलब, खैर ठीक है, लेकिन नेपाल की जनता से हमें बताना पड़ेगा कि आप अपनी सरकार के बहकावे में ना आए, हमारा आपका इतिहास एक है, रोटी बेटी का संबंध है, चीन के बहकावे में आके उसको आप ना तोड़ें। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अपने घर में रहें, सेफ रहें, चीन के खिलाफ जो एक राष्ट्रीय जनादेश बन चुका है उसमें अपना सहयोग दें, चीन के प्रोडक्ट्स का विरोध करें। वो सीमा बहुत दिन से शांत थी, लेकिन वहाँ से भी अगर लाशें उठी हैं, शहीद हुए हैं लोग, तब सोचना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो दोस्ती और दुश्मनी साथ नहीं चलती।